कोरोना काल, चुनाव का सवाल। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में उपचुनाव हो सकते हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग की तैयारियां हैं या जो कुछ संकेत मिल रहे हैं, इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो कोरोना संकट को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने 2200 से ज़्यादा नए बूथ बनाने का फैसला किया है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। तारीखों का फिलहाल राजनीतिक दलों को इंतज़ार है, पर दोनों ही राजनीतिक दल चुनाव अभियान में जुट गए हैं। बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग में सदस्यता अभियान के जरिए खुद को मजबूत करने में जुट गई है, तो कांग्रेस बूथ लेवल पर जाकर जीत का दम भर रही है। अब देखना होगा ये सत्ता का चुनाव किसको सूबे की बागडोर देता है। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष कोरोना काल, चुनाव पर सवाल। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी, 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारी तेज। कोविड-19 के बीच निर्वाचन आयोग ने किया आकलन। 2225 बूथ बढ़ाकर कराए जा सकते हैं उपचुनाव। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में हो सकते हैं चुनाव। दोनों राजनीतिक दलों व तीसरे मोर्चे ने सक्रियता बढ़ाई। ग्वालियर चंबल संभाग में सक्रिय हुई बीजेपी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जा सकता है। कोविड-19 के बीच इस बार ये चुनाव कुछ अलग ही नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं। कोविड-19 के बीच निर्वाचन आयोग ने आकलन कर लिया है कि 2225 बूथ बढ़ाकर चुनाव कराए जा सकते हैं। अगले सप्ताह भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी गाइडलाइन भेज दी जाएगी। आयोग ने सभी 18 जिलों के कलेक्टरों से उनकी तैयारी पूछी थी। सभी ने अपनी ओर से सहमति दे दी है। खबर है अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की तैयारियों पर भारत निर्वाचन आयोग जल्द फैसला लेगा। तो वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। जहां बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग में सदस्यता अभियान चला रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई दिग्गज इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस भी बूथ स्तर पर घर घर जाकर प्रचार प्रसार की रणनीति बना रही है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी राम भक्तों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाले लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की हितैषी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है। कांग्रेस ने राम मंदिर के नाम पर ढोंग किया। कांग्रेस आत्मा से कभी भी राम मंदिर बनवाने के पक्ष में नहीं रही। कांग्रेस इस समय कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि उनके सारे बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और क्यों आए पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, ये कारण भी इस प्रदेश की जनता को सब पता है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। स्पष्ट है, हमारा मूल कंसंट्रेशन मध्य प्रदेश के विकास का है, चाहे ये कुछ भी कर ले। और ये जो झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लेंगे, बीजेपी के चुनिंदा लोगों को एक कांग्रेसी कार्यकर्ता बना के जो दिखाने की कोशिश करेंगे, स्पष्ट है जनता जवाब देगी। और बिकाऊ लाल मिलावट रामों को सारी सीटें जनता हराएगी। 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। मैं मानता हूँ ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है ही नहीं, सदस्यता और सदस्यता अभियान की भी नहीं। ये लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की हत्या और जनता की। मेरा वोट क्यों बेचा, जनता पूछती है। क्यों, क्या कारण था कि एक अच्छी चलती हुई सरकार को आपने धोखा दिया? क्या कारण था कि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि 50-50 करोड़ रुपए लेके बिक गया? तो उस वोट की कीमत, जो वोट से डरता है एक नेता, उस वोट का अस्तित्व क्या रहे, ये सवाल जनता के मन में है। मैं मानता हूँ जब चुनाव होंगे, जब इनको ऐसा करारा जवाब मिलेगा। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी जहां सत्ता में बने रहने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो कांग्रेस भी सत्ता वापसी के दावे कर रही है। 27 सीटों पर होने वाला ये चुनाव प्रदेश की सियासत का फैसला करेगा। जहां ग्वालियर चंबल संभाग की 17 सीटों पर बीजेपी सिंधिया के दम पर दंभ भर रही है, तो कांग्रेस दल बदल की राजनीति को लेकर सिंधिया और उनके समर्थकों को घेरने की कोशिश में है।
देखना होगा कि चुनाव किसे प्रदेश की बागडोर देता है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो एक तरफ कोरोना का संकट और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में विधानसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव। किसी भी वक्त ये चुनाव हो सकते हैं और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, चुनाव आयोग की ये तैयारी है कि अक्टूबर में ये चुनाव संपन्न करा लिए जाएं, क्योंकि फिर बिहार विधानसभा के चुनाव भी होना है। तैयारियां जोरों पर है, वहां पर चुनाव आयोग भी कर रहा है। यहां पर राजनीतिक दल, खासतौर पर बीजेपी, कांग्रेस जो मुख्य दल है मध्य प्रदेश में, इसके अलावा तीसरे दल के रूप में जो अन्य चाहे सपा या बसपा हो, उनकी जो भूमिका होती है चुनाव में, उनकी तरफ से भी तैयारी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, कोरोना काल, चुनाव पर सवाल। इससे पहले कि चर्चा हम शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें, तारुफ करा दें। हमारे साथ में डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ में हैं ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत ब्रजेश जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हमारे साथ में हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ में हैं, उनके पास में आता हूं। गुलरेज जी, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि शायद, अभी शायद ही लगाएंगे, कि अक्टूबर में अगर सब कुछ अच्छा रहा, और जिस तरह से ये संभावना जताई जा रही है कि शायद कोरोना पीक पर है, अब यहाँ से उसकी विदाई होगी, वापसी होगी, और सब कुछ अच्छा रहा, स्थितियाँ परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं, कोरोना भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, तो चुनाव कराए जा सकते हैं। सवाल आपसे है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से लगातार तैयारियां जो हैं उसकी ज़ोरों पर है। कल से एक बड़ा अभियान ग्वालियर चंबल क्षेत्र में चालू होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वी.डी. शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम सारे नेता सदस्यता दिलाएंगे। क्या तैयारियां बीजेपी की, और जिस तरह से लगातार कांग्रेस सवाल ये खड़े कर रही है कि जनता पूछेगी कि आपने हमारे वोट को क्यों बेच दिया, इसका जवाब क्या है बीजेपी के पास? जो प्रश्न है उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो है कि क्या बातें लेकर जाएंगे, और दूसरा पार्ट जो है वह है कि हम कितने तैयार हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो चुनाव होते हैं किसी भी लोकतंत्र में एक त्योहार होते हैं, और जिस प्रकार से जो भी आस्तिक होता है ईश्वर के प्रति, वह हर धार्मिक त्योहार के प्रति उत्साहित होता है। तो हम चूंकि आस्तिक है इसलिए हम धार्मिक त्योहारों के प्रति उत्साहित होते हैं, और चूंकि हमारी जो मंशा है, जो हमारी आस्था है भारत के लोकतंत्र के प्रति है, तो लोकतंत्र का जो त्योहार है चुनाव, उसके प्रति न केवल हम तैयार होते हैं बल्कि हर्षोल्लास भी होते हैं। और इसी में सब सारी बातों का उत्तर आ जाता है कि हम कितने तैयार हैं। हम उसी तरह से तैयार हैं जैसे हम दिवाली के लिए तैयार होते हैं, जैसे हम राखी के लिए तैयार होते हैं, जैसे हम ईद के लिए तैयार होते हैं, जैसे हम क्रिसमस के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही चुनाव रूपी इस लोकतंत्र के त्योहार के लिए तैयार है। जहां तक विषय है किन बातों को लेकर जाएंगे, बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कमलनाथ जी की जो सरकार जो झूठ के आधार पर थी, और जिस प्रकार से भड़बड़ा कर गिरी, क्योंकि झूठ की नींव बड़ी कमजोर होती है सर। तो लोकतंत्र में झूठ बोलना महापाप होता है। किसानों को झूठ बोला, युवाओं को झूठ बोला, बेरोजगारों को झूठ बोला। अब जनता भी समझती है कि कितने बड़े झूठ के आसरे पर एक सरकार बनी थी, जिसकी नींव खोखली थी, भड़बड़ा कर गिरी पूरी इमारत उस सरकार की। उस झूठ को सामने लेकर जाएंगे, और लेकर केवल हम ही नहीं जाएंगे, वो लोग भी जाएंगे जिन्होंने महात्याग किया है। आज के समय एक पार्षद की सीट कोई नहीं छोड़ सकता। लोगों ने विधायकी त्याग दी, लोगों ने अपना मंत्री पद त्याग दिया, इसलिए ताकि झूठ की इस इमारत को गिरा सके। तो वो लोग लेकर जाएंगे, साथ में बीजेपी का पूरा संगठन जाएगा, और जन सैलाब जो उमड़ेगा उनके लिए जूते लेकर आएगा। चलिए गुलरेज जी, आप जो बात कर रहे हैं, ब्रजेश पांडे साहब हमारे साथ में हैं। ब्रजेश जी, कांग्रेस की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पर
कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है और पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री और अब तो नेता प्रतिपक्ष भी वो बन गए हैं। पूरी कमान, पूरी बागडोर उनके हाथ में है। क्या कांग्रेस जो लगातार दावे कर रही है 27 सीटों पर चुनाव होना है, अभी तो ये भी सवाल है कि क्या 27 पर ही चुनाव होगा या फिर और संख्या बल बढ़ेगा, जिस तरह से बीजेपी दावा करती है कि अभी भी कई विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी और दावे जो होते हैं कि नहीं हम 20 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, इसका आधार क्या है कांग्रेस के पास? देखिए राजेश जी, अभी मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता डॉक्टर गुरदेव सिंह जी को सुन रहा था। वैसे शेख चिल्ली के हसीन सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इस तरह के शेख चिल्ली के हसीन सपने देखना बिल्कुल अच्छी बात है जिसका राजनीति में कहीं कोई ताना बाना नहीं। आप बताइए, पिछले 5 महीनों से शिवराज सिंह जी का रिपोर्ट कार्ड उठा करके देख लीजिए, जनहित में अब तक एक भी कार्य नहीं आया। उल्टे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के सरकार के समय जितनी भी योजनाओं की घोषणा की गई थी, वो सारी योजना शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री की पद की 4थी बार शपथ लेने के बाद सारी योजनाएं बंद कर दी। चाहे वो किसान कर्जा माफी योजना, चाहे भोपाल बिल के रियायत की योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे गरीबों को लाभ देने वाली अन्य योजनाएं, ये सारी योजनाएं बंद कर दी गई। अब उपचुनाव इस कोरोना काल में जब मध्य प्रदेश सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए देश में कोरोना में सबसे आगे पहुंच चुका है, उस समय अभी अक्टूबर में चुनाव लाना चाह रहे हैं। हालांकि इन्होंने 3 बार रिपोर्ट करा ली है अपनी ओर से और तीनों बार इनको पता चल गया है जमीनी हकीकत कि ये पूरी तरह से इस चुनाव में हारेंगे। अब जितनी भी घोषणाएं, ये झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, जैसे अब आप बताइए, जब ये 1 साल में कितने लोगों को नौकरी दी, जब 15 साल इनकी सरकार थी, 15 सरकार के अंदर इन्होंने कितने अतिथि शिष्यों को नौकरी दिया, कितने अतिथि विद्वानों को धोखा दिया, कितने प्रदेश के नौजवानों को आपने रोजगार दिया। अगर आप ग्राफ उठाकर देखें, मेरे पास मध्य प्रदेश का ग्राफ रखा हुआ है, ये सरकार शिवराज सिंह जी की पिछले जब 3 वर्ष के कार्यकाल में थी, पूरे 15 साल की भाजपा की सरकार, इन लोगों ने एक भी विकास के पत्थर नहीं गाड़े, खाली फीते काटे। तो जो सरकार थोथी घोषणाओं पे चलती है, थोथा चना बाजे खना वाली बात है, ये सरकार इस चुनाव के बाद जनता जनार्दन इनके इस तरह की कृत्यों की वजह से इस बुरी तरह से खदेड़ेगी कि 27 सीटों में अगर ये 1-2 सीट भी जीत जाए तो मुझे वो भी असंभव है। चलिए, ब्रजेश पांडे साहब के अपने दावे हैं, अपना कॉन्फिडेंस है और उन्होंने तो इस तरह से बहुत आगे बढ़कर भी कह दिया है कि अगर 2 सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। आशीष दुबे साहब हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। आशीष जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस समय की स्थिति परिस्थिति में? हालांकि उन तारीखों का इंतज़ार अभी भी सभी को है कि कब ये चुनाव होंगे और जिस तरह से संभावना जताई जा रही है अक्टूबर को लेकर, बीजेपी बड़ा सदस्यता अभियान एक छेड़ने जा रही है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीटें वहां पर उपचुनाव को लेकर है। आपको इन और अगर देखा जाए, चूंकि दावे चाहे डॉक्टर गुलरेज की बात कर लें या फिर हम ब्रजेश पांडे साहब की बात करें, जो दावे हैं, इसके इतर आपको क्या लगता है किस तरह से सियासी समीकरण फिलहाल अभी अगस्त की आज 21 तारीख को आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी सियासी समीकरण बनने और बिगड़ने की मुद्रा में, क्योंकि बीजेपी कोशिश कर रही है कांग्रेस से ज्यादा विधायकों को तोड़ने की या अपने दल में लाने की, और कांग्रेस की ये कोशिश है कि भाजपा के कुछ पदाधिकारी उनकी तरफ आ जाएं। तो ये अभी समीकरण मुझे लगता है बनने और बिगड़ने का दौर है और इन सब चीजों को अगले महीने तक मुझे लगता है कि सारी चीजें एक ठोस रूप में सामने आ जाएंगी। ये सारा गणित उस पर निर्भर है कि चुनाव आयोग क्या कहता है, चुनाव आयोग का रुख क्या होता है। चुनाव आयोग कई बार कुछ अलग अलग बातें आई हैं। चुनाव आयोग ने पहले अपनी पूर्ण बैठक करके तैयारियों की समीक्षा कर ली है, उन्होंने राज्यों से भी बात की है, राज्यों ने भी अपने इनपुट भेजे हैं। अब ये भी है, खबर है कि मध्य प्रदेश में जो है राज्य सरकार ने भी कहा है कि अभी चुनाव नहीं कराए जा सकते, स्थिति उस तरह की नहीं है। इस तरह की बातें भी सामने आई है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से एक बार ये बात भी आई थी कि बिहार के साथ उसके चुनाव हो जाएंगे। तो बिहार के चुनाव कब होंगे यही अभी तय नहीं है। ये जरूर तय है कि बिहार के साथ मध्य प्रदेश या जो देश भर में जो 52 या 53 सीटें खाली हैं उन पे उपचुनाव कराया जाएगा। तो
ये पहले एक श्योरिटी हो जाए कि मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, कब होगा, किस तरह होगा। लेकिन राजनीतिक दल इन चुनावों को, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 या 3 महीने के भीतर होने की तैयारी समझकर अपनी रूपरेखा बना रहे हैं। तो भाजपा में जल्दबाजी इसलिए भी दिखती है, भाजपा में तेजी इसलिए दिखती है कि भाजपा के पास एक बहुत मजबूत कॉर्डर है, मजबूत संगठन है, दूसरी तरफ उनकी सरकार भी है। तो ये सोने पे सुहागा जैसी स्थिति भाजपा में है। भाजपा इसलिए बहुत तेजी में दिखती है। कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत मैं अभी भी नहीं मान सकता, क्योंकि देखिए कांग्रेस का संगठन कभी रहा ही नहीं है। उनका एक प्रतीक वहां पे रहता है, कुछ नेताओं के जरिए संगठन चलता है। तो कांग्रेस तैयारी जरूर कर रही है, कमलनाथ। लेकिन आशीष जी एक बहुत अच्छी बात आपने कही है, कांग्रेस के संगठन को लेकर आपने जिस तरह से कहा है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ और अब नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को लेकर ये कहा जाता रहा है कि काफ़ी बेहतर उनका मैनेजमेंट, और कई बार जिस तरह से कहा जाता रहा कि वो मैनेजमेंट के गुरु हैं। हालांकि जिस तरह से सरकार बनी कांग्रेस की और 15 महीने में ही वो गिर गई, अब सारी बागडोर उनके हाथ में है। तो क्या माना जाए कि कोई उनके पैरेलल कोई और नेता नहीं था जिसको भी उनके साथ में खड़ा करके इस चुनाव को, जैसे 2018 में सिंधिया और कमलनाथ साथ में थे और चुनाव लड़ा, तो क्या कोई एक और नेता होना चाहिए था सपोर्टिंग, जिससे और बेहतर तरीके से तैयारी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कर पाती? निश्चित रूप से कांग्रेस के पास बहुत सारे चेहरों की जरूरत है, लेकिन उन चेहरों के साथ उनकी स्वीकार्यता की भी जरूरत है। दिग्विजय सिंह एक चेहरा है जिनके पास एक नेटवर्किंग है, लेकिन दिग्विजय सिंह मतदाताओं के सामने जो है उस तरह का फेस नहीं है, ये सच्चाई है। उन्होंने भी ये बात कई बार इनडायरेक्टली स्वीकार की है। तो दिग्विजय सिंह मैनेजमेंट कर सकते हैं, संगठन के भीतर कुछ नेटवर्किंग कर सकते हैं, लेकिन फेस सिर्फ अब कमलनाथ का सामने रखना पड़ेगा। और दिग्विजय सिंह जब फील्ड पे सामने आएंगे तो भाजपा को इजी टारगेट मिलेगा उन पर हमला करने का और कांग्रेस को कमजोर करने का। तो ये चीज कांग्रेस समझती है। कांग्रेस के पास चूंकि अभी फिलहाल बहुत सारे चेहरे नहीं है, और कमलनाथ की मैनेजमेंट को हम मान भी ले, ठीक है, लेकिन वो मैनेजमेंट अगर बेहतर होता तो 15 साल में सरकार नहीं गिरती। वो भी एक क्वेश्चन मार्क जैसा बन गया है उनके पास। तो ये कमबैक जो है उनकी प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है, और इसीलिए पूरी तरह से इस पर तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी, 15 महीने में सरकार नहीं गिरती। डॉक्टर गुलरेज शेख, क्या कहेंगे गुलरेज जी, जिस तरह से ब्रजेश पांडे साहब सवाल खड़े कर रहे हैं और दावा भी उनका कोई 15-20 सीटों का नहीं है, अच्छा खासा दावा है, लेकिन सवाल उनका इस बात को लेकर है कि 15 सालों तक आपने घोषणाएं की, फिर अब लगातार आप घोषणाएं कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने उठाया है कि कई योजनाएं आप बंद कर रहे हैं। वजह क्या है आखिर? एक तरफ अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, काफ़ी आगे बढ़कर उनके जो दरवाजे हैं वो खुले रहते हैं, वो किसी भी सेक्टर के हों, किसी भी विभाग के हों, लेकिन अब क्यों कई सेक्टर में कटौती की जा रही है? ये सवाल ब्रजेश पांडे साहब का। देखिए, ब्रजेश जी ने जो बात कही कि 15 साल में इन्होंने क्या किया, इस पर तो मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ, लेकिन संक्षिप्त में 1 मिनट के अंदर इस कुछ बिंदुओं को हाईलाइट करूंगा जो जनता देख के समझ जाएगी कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है और इनकी बात में कितनी सच्चाई है। सबसे पहली बात तो बतौर एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में बात करता हूं कि जब दिग्विजय सिंह जी ने सत्ता छोड़ी थी और हमारी सत्ता आई थी, उसके बाद से जब तक कमलनाथ जी ने सत्ता ली तब 20,000 करोड़ से लेकर हमने प्रदेश के बजट को 2 लाख करोड़ तक ले गए, मतलब 900% का इजाफा किया। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि 20,000 करोड़ वर्सेस 2 लाख करोड़ में जो 900% की वृद्धि हुई, इसका मतलब मध्य प्रदेश ने इतना विकास किया आर्थिक टर्म्स में। अब बात आए हम कृषि के रूप में, तो कृषि में आप देखिए कि जो नहरों की सिंचाई का कार्य हुआ उसमें 433% का इजाफा हुआ दिग्विजय सिंह जी वर्सेस शिवराज सिंह जी के जो तीसरा कार्यकाल हुआ उसमें। सड़क निर्माण की आप बात करें मध्य प्रदेश में तो 235% का इजाफा किया। अब मैं एक बड़ी ही निष्पक्ष बात करूंगा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कहा, देखिए दिग्विजय सिंह जी के समय महिलाओं का जो संस्थागत
प्रसव हुआ करता था मध्य प्रदेश में वो केवल 35% हुआ करता था। और शिवराज जी का जो तीसरा कार्यकाल था उसके अंतिम चरण जब था उसमें 87% मध्य प्रदेश की महिलाओं का प्रसव संस्थागत रूप से हुआ। वो माना यह जाता है कि यदि किसी भी समाज को देखना हो, उसकी स्थिति को देखना हो, तो आप उसके महिलाओं की स्वास्थ्य और शिक्षा को देख लीजिए। तो हमने इतना काम किया है, यह दिखता है। अब जहां तक बात है जो इनका दावा है कि 2 सीटें में नहीं जीत पाएंगे, जो हमारे बीच में पत्रकार महोदय बैठे हैं जिनको मैं मानता हूं निष्पक्ष हैं और कई बार लगता है उनकी बातों से कि निष्पक्ष व्यक्ति है, वे खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास चेहरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है। तो जब आपने काम नहीं किया, जब आपने एक चुनाव झूठ के बल पर जीता और आपके पास ना नेता है ना संगठन है, एक ही व्यक्ति है कमलनाथ जिनको आपने सब कुछ दे दिया, आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, भावी मुख्यमंत्री की तथाकथित रूप से जो है उसका चेहरा भी बना दिया, आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बना दिया। मतलब आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन गुलरेज जी सवाल ये भी है जो कांग्रेस लगातार उठाती है कि उसने किसानों की कर्ज माफी का जो वादा किया था वो चरणबद्ध तरीके से कर रहे थे। 15 महीने में उन्हें 11 महीने काम करने का मौका मिला। लगातार अब वो कह रहे हैं कि जो शेष बची कर्ज माफ़ी है किसानों की आप वो करिए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस दिशा में बिल्कुल भी काम नहीं किया। ये लगातार कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, पूछ रही है कि बताइए कब ये कर्ज माफ़ी है जो बची वो कब आप करेंगे। सर ये भी झूठ बात है इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उनका क्या नाम है, पप्पू भैया जो भी नाम है, उन्होंने मंदसौर कि यदि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। फाइनली उन्होंने वो खुद चले गए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद त्याग करके, और सिंधिया जी को यह कार्य करना पड़ा कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। तो इनकी बात में और गधे की लात में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, क्या काम किया आपको ये देखना हो तो हमने जो इतने अल्पकाल की हमारी सरकार है, सबसे पहला निर्णय क्या किया, सबसे पहला चलिए आऊंगा फिर आपके पास में आऊंगा डॉक्टर गुलरेज साहब। ब्रजेश पांडे साहब से भी जवाब लिए लेता हूं। ब्रजेश जी क्या कहेंगे जिस तरह से डॉक्टर गुलरेज कह रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पीसीसी चीफ कमलनाथ, दूसरा कोई ऐसा चेहरा नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हम बात करें, सिंधिया जैसा चेहरा अब बीजेपी में है, कोई पैरेलल चेहरा नहीं ला पाई सामने कांग्रेस, और यही कारण है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर है 2018 विधानसभा चुनाव के अगर हम बात करें तो। राजेश जी, गुलरेज जी की बात सुन के मुझे इतनी हंसी आ रही थी। एक कहावत कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। पहली बात इनको ये समझना चाहिए कि पिछले 15 सालों में जिनसे मैंने बातें उठाई उसका जवाब इनके पास नहीं है। इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ आदरणीय श्री कमलनाथ जी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 15 महीने थे, और इनकी कारगुजारियों के चलते इन लोगों ने जिस तरह से लोकतंत्र का कत्ल करके सरकार बनाई, उस पर आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं दूसरी बिंदु पे पहुंचूंगा। इनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी ने आज क्या कहा है, इनको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। उन्होंने कहा भाई मैं तो बांसुरी हूँ, अब पार्टी हमको जिस तरह चाहे उस तरह फूके। वो व्यक्ति जिसने पूरी तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में, क्योंकि प्रभात झा जी वो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उन्होंने मेहनत करके वो सारे रिकॉर्ड ठगाले थे और वो सारे तथ्य दिए थे पार्टी को, जिसमें सिंधिया जी जमीन खरीद में लिप्त थे। वो सारी बात इनकी पार्टी ने छुपा दिया सिंधिया जी के गले मिलते। उसके बाद आप मुझे एक बात बताइए कि 22, 23 और 24 अगस्त को ग्वालियर में जो सिंधिया जी का कार्यक्रम बन रहा है और जिसमें 3 दिवसीय सदस्यता ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है, सिंधिया जी के आने पर, उनके आने पर इनकी एक फर्जी खबर चलती है। इनके मीडिया प्रभारी उस खबर को देते हैं। मुझे बड़ा हंसी हुई आज खबर को देख करके कि 10,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता सिंधिया, अरे 10,000 ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी के साथ कार्यकर्ता नहीं है। आदरणीय गोविंद सिंह जी ने आज उस बात की पुष्टि कर दी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात,
कि शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी सिंधिया जी के कोटे के मंत्री बनाए, सिंधिया जी ने बड़े नेताओं का दबाव बना के मंत्री तो बनवा लिया, पर जिनको उन्होंने मंत्री बनवाया उनके साथ उन अधिकारियों को लगा दिया गया है जो पूरी तरीके से उनकी निगरानी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये कहां से सीटें लेके आ रहे हैं? 27 सीटों में जनता ने इस बार तय कर लिया है, पूरी तरीके से मन बना लिया है कि हमारे वोटों के साथ जो छलावा किया गया है, हमारे साथ जो षड्यंत्र किया गया है, हमारी भावनाओं को जो कुठाराघात किया है, उस सब का नतीजा होगा बैलेट पेपर से। जब मत निकलेंगे, जब काउंटिंग होगी, तो वो पंजे के निशान पे निकलेंगे, क्योंकि सबको पता है कि इस सरकार ने आने के बाद पिछले 5 महीने से सिर्फ मध्य प्रदेश को लोगों को गुमराह करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। इनके पास एक भी उपलब्धि नहीं है जो ये बता सके। ब्रजेश जी, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, डॉक्टर गुलरेज साहब ने जो बात की, आप उसी का जवाब दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल एक यहाँ पर है कि कोई एक ऐसा चेहरा, क्योंकि अगर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हम बात करें, सबसे ज़्यादा सीटें इस क्षेत्र में हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चेहरा अब बीजेपी के साथ में है। कांग्रेस का कौन सा ऐसा चेहरा है कि जो इस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इफेक्टिव होगा? ये कोई पार्टी अभी तक क्यों डिसाइड नहीं कर पाई? क्योंकि सारा दारोमदार अब पीसीसी चीफ कमलनाथ के ऊपर है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल। आदरणीय कमलनाथ जी देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर, संसद के 9 बार सांसद रह चुके हैं, वो केंद्रीय संसदीय मंत्री रह चुके हैं, उद्योग मंत्री रह चुके हैं, एनवायरमेंटल मिनिस्टर रह चुके हैं। उनसे अच्छी संसदीय व्यवस्थाओं को, उनसे अधिक कानून को कोई नहीं समझता। कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी तैयार किया है, सही समय आने पर उस उपयुक्त चेहरे को सामने लाया जाएगा। लेकिन आदरणीय श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनाव लड़ेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में सरकार फिर से कमलनाथ जी की बनेगी और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए आशीष जी के पास में आऊंगा। आशीष जी क्या कहेंगे? बिल्कुल जिस तरह से अगर हम समीकरणों की बात करें या फौरी तौर पर जिस तरह कहें, और आपने भी उसका जिक्र किया कि कहीं ना कहीं बीजेपी अभी मजबूत स्थिति में दिख रही है, लेकिन बीजेपी के सामने भी एक बड़ी परेशानी यही है आशीष जी कि जो कांग्रेस से एकदम बल्क में, चाहे वो विधायक हों जिनके वजह से सरकार बनी मध्य प्रदेश में 15 महीने बाद ही बीजेपी की, या फिर वो तमाम सारे सदस्यता अभियान के ज़रिए भी जोड़ा जाएगा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को। ऐसे में जो बीजेपी के भीतर ही वो तमाम सारे नेता जिनको लग रहा है कि उनका आखिर भविष्य क्या होगा, या वो कार्यकर्ता जो लंबे समय से बीजेपी का झंडा उठाए हुए थे, उनको लग रहा है कि उनका क्या होगा, क्या ये कहीं ना कहीं जो एक डैमेज है वो इफेक्ट डाल सकता है इस चुनाव में? देखिए, ये एक फैक्टर है जिसके सहारे कांग्रेस 27 में से 27 सीटें जीतने का दावा करती है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। क्योंकि 18 महीने पहले जिन लोगों ने, जिन मतदाताओं ने बीजेपी को रिजेक्ट करके कांग्रेस को जिताया था, उनसे अब ये कहा जाएगा कि उन्हीं लोगों को आप बीजेपी से जिताओ। तो ये एक ऐसा सवाल होगा जो मतदाता के मानस की परीक्षा लेगा, ये मतदाता को तय करना होगा। और इसीलिए बीजेपी बहुत लंबे प्लान पे काम कर रही है। अंदर खाने बहुत सारी सूचनाएं हमें भी है, बीजेपी के लोग भी जानते होंगे, क्योंकि बीजेपी को पता है, उसके पास एक रिपोर्ट है कि जो मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है और वो चुनाव लूज भी कर सकते हैं। तो बीजेपी, एक तो बीजेपी के साथ ये खतरा है। दूसरा, उस वक्त जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको संतुष्ट रखना या उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सैबोटेज की तरफ बढ़ने से रोकना भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक समस्या बनेगा। और तीसरा फैक्टर ये है कि जो भी बाहर से आदमी आता है, चाहे भाजपा कांग्रेस से आए या दूसरे दलों से, भाजपा का जो कॉर्डर है उसको बहुत सहजता से स्वीकार नहीं करता। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण होंगे जो भाजपा में लंबे समय चूंकि चल गए तो वो एडजस्ट हो गए, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जैसे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है। तो इन तीनों के बीच से बीजेपी को इस चीज को मैनेज करते हुए चुनाव जीतना है। दूसरी तरफ कांग्रेस की उम्मीद की किरण भी यही है कि कांग्रेस इसके जरिए लंबी सीटें जीत लेगी। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस का जो अंतर है, जो मार्जिन है, वो बहुत कम है। कांग्रेस 89 पर है। उसे सरकार बनाने के लिए जब चुनाव हो चुके होंगे तो 116 सीटों की जरूरत होगी, जबकि बीजेपी 107 पर है। उसे सिर्फ बहुमत के लिए हार्डली 9 सीटें चाहिए। तो इस स्थिति में बीजेपी इस स्थिति में मैं कहता हूं कि बीजेपी थोड़ा सा कंफर्टेबल स्थिति में है। और आज तक के चुनाव का इतिहास है, 100% रिजल्ट किसी दल को नहीं मिला है। जब इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी का जब हत्या हुई थी, उसके बाद भी कांग्रेस को पूरी 540 सीटें लोकसभा में नहीं मिली थी। तो 27 में से 27 सीटें जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल है। ये इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी थोड़ा सा कंफर्टेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कमलनाथ कोई कमजोर राजनीतिज्ञ है। कमलनाथ के नेतृत्व में ही 15 साल पुरानी सरकार उखड़ी थी भाजपा की, कैसे भी जीते थे वो करीब आए थे। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हालात हैं, वो हालात जो है वो कांग्रेस के लिए टफ ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल हालात, बिल्कुल आशीष जी काफी अहम बात आप कह रहे हैं कि जो हालात हैं फिलहाल कांग्रेस, चूंकि चुनाव है, चुनाव की जंग है उपचुनाव की, और चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, पूरे दमखम के साथ ही ये लड़ेगी और हर पार्टी चाहेगी कि बेहतर परफॉर्मेंस उसका हो। लेकिन कोरोना काल है और चुनाव पर अभी भी सवाल है कि आखिर वो कब होते हैं। लेकिन दोनों दल अपनी ताकत अब लगातार बढ़ा रहे हैं और यही कारण है, तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं दोनों तरफ से। लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कब चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। चूँकि अभी कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ रहा है, उम्मीद की जाना चाहिए अक्टूबर में जिस तरह से कहा जा रहा है कि शायद चुनाव हो सकते हैं। हमारी आज की चर्चा में डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, ब्रजेश पांडे साहब, आशीष दुबे साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में होने वाली 27 सीटों पर जो विधानसभा का उपचुनाव है, उसको लेकर चुनाव आयोग अपनी तैयारियां पुख्ता करने में लगा हुआ है। सारे कलेक्टर्स से कह दिया गया है कि आप अपनी तैयारियां दुरुस्त रखिए। बूथों को बढ़ाया जा रहा है, 2200 से ज़्यादा बूथ बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि एक बूथ पर कम संख्या वोटरों की रहे और कहीं ना कहीं कोरोना का जो एक पालन है, कोरोना की जो एक गाइडलाइन है, उसके अनुसार चुनाव संपन्न कराए जाएं। दूसरी तरफ बीजेपी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही दल पूरी तरह से अपनी तैयारी, अपनी रणनीति लगातार मंथन चिंतन हो रहा है और दोनों दल कोई कोर कसर इस चुनाव में नहीं छोड़ना चाहते। आज की हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।